इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था इसका। 2019 से लगातार तैयारी, कितने एग्ज़ाम आपने अभी तक दिया है? में सेल्फ स्टडी इंक्लूड है या कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों इंक्लूड है? तो वो बच्चा उन सारे कंटेंट को कैसे एग्ज़ाम तक लेकर के जाए विथ 90% एक्यूरेसी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि यूपीएससी सेलेक्टेड बच्चे से मुलाकात करवाई जाए, स्पेशली जेई पोस्ट के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जेई पोस्ट की रिक्रूटमेंट बहुत कम करता है। तो मेरे साथ आशीष पटेल हैं, आप लोगों के बीच में आपकी अपनी पूरी जर्नी आज शेयर करेंगे। मैं स्पेशली बिहाइंड द स्क्रीन इनसे बात कर रहा था, तो इनकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए प्रिपरेशन जर्नी में, और मुझे भरोसा है कि ये वाली स्टोरी आप लोगों को मोटिवेट करेगी और आप लोग एक सही दिशा में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि 1-2 साल पढ़ाई करके गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो थैंक यू आशीष फॉर कनेक्टिंग अस। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली आप थोड़ा सा डिस्कस करें, बताएं कौन सा एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने तो आपको बता ही दिया, बट आप बताइए कौन सा एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है और कौन सी रैंक है और किस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं? सर, ये यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है। जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था। इसमें सर मेरी 44 रैंक है। ओके, 44 रैंक है, ऑल इंडिया 44 रैंक है। यस सर। ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा कि ये बेसिकली जो पोस्ट है कब निकला था और कैसे आपने फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी आपको मिला? सर मुझे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट कैसे। यस सर अड्डा 24/7 पे ही आपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था। ये सर अप्रैल में शायद लास्ट ईयर आया था। तो फिर मैंने वहाँ से फॉर्म फिल कर लिया था। उसके बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में और उसका रिज़ल्ट नवंबर में आया था और इंटरव्यू मेरा था 30 अप्रैल को। 5 डे इंटरव्यू चला था। 5 दिन इसका इंटरव्यू चला था? यस सर। तो बेसिकली इसका जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, आप थोड़ा सा बच्चों से डिस्कस, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा डिफरेंट है। yes, बच्चों को एसएससी जेई के बारे में पता रहता है, आरआरबी जेई के बारे में पता रहता है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में पता रहता है। जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था इसका? सर ये रेगुलर वैकेंसी में तो होती नहीं है। हाँ, ये सर काफ़ी टाइम बाद आती है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न एक्चुअली में पता नहीं था। जो कि नोटिफिकेशन में तो ये था कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे तो सीबीटी कराया जाएगा या ऑफलाइन जो भी है, अदरवाइज वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर सकते थे। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में था? ऐसा ही था। तो आगे क्या हुआ? जैसे कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट थे तो किस तरह से पेपर हुआ? ऑफलाइन हुआ, ऑनलाइन हुआ, किस तरह से? सर इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज़्यादा हो गए तो फिर उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया था। तो इसमें 120 क्वेश्चंस आए थे, 2 आवर्स का टाइम था। ठीक है। फुली टेक्निकल पेपर था। ओके। तो इसमें पहले से हमें कुछ पता नहीं था, हम एग्ज़ाम में ही जाके देख पाए थे पेपर का पूरा। तो वही हमने सेट करके अपना इसका पेपर का लेवल भी पहले से आपको नहीं पता होगा? कुछ नहीं पता था इसके बारे में। राइट। तो मैं अगर बोलूँ कि ये जर्नी जो पड़ा आपकी तैयारी की, जी कैसे आपको लगा कि हमें सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहिए, और आप बेसिकली अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बच्चों से डिस्कस करिए और जो बच्चों को मोटिवेट करेगा। सर मेन तो गवर्नमेंट जॉब में जाने का ये पर्पस था कि इसमें जॉब सिक्योरिटी सर रहती है और इसमें सर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी सीखने को मिलता है, लेकिन मैं पर्सनली सर इसमें जाना चाहता था शुरू से, तो इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, बार बार ट्राई कर रहा था। तो अभी तक कितने एग्ज़ाम आपने दे दिया है? अगर मैं बोलूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग तो 1-2 एग्ज़ाम में नहीं होता तो गिव अप कर देते हैं, तो आपने अभी अपनी जर्नी में, आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा? सर मैं बीटेक कौन सी ईयर में किया है आपने? सर 2019 का पास आउट है। 19 का पास आउट है, तो इसका मतलब तब से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं? यस सर। जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कुछ वर्क भी किया हूँ। IOCL में वर्क किया हूँ मैं। अच्छा। 8 मंथ्स। इट मीन्स के बीच में फाइनेंशियल, देखो ऑब्वियस बात है, हम एज ए मिडिल क्लास फैमिली के हैं। यस सर। तो घर वाले भी सपोर्ट थोड़ा सा करते हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करते हैं, क्योंकि बट हुआ होगा, मैं उस चीज़ को नहीं डिस्कस करना चाह रहा। यस सर। बट ये तो हमारी भी लाइफ में आता है, आप लोगों की भी लाइफ में आया होगा। जी। तो आप 2019 से लगातार तैयारी, कितने एग्ज़ाम आपने अभी तक दिया है? सर हर साल लगभग
तीन से चार एग्ज़ाम तो देता ही तो है। मतलब ये है कि 10-12 एग्ज़ाम अगर मैं हाँ। बोलूँ कि आपने दिया है। जी जी तो फाइनली इस एग्ज़ाम को लेकर के जैसे कि यूपीएससी ESI जी जी। जो है, तो नेगेटिव मार्किंग भी थी। यस सर, 1/3 की। ओके, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। Yes. ऑब्जेक्टिव पेपर था, हाँ। ऑफलाइन पेपर था। यस सर। ठीक है, तो आपने तैयारी कैसे शुरू की इसकी, कैसे तैयारी किया आपने? सर पहले तो मैं सेल्फ खुद ही से करता था धीरे धीरे। हम्म, तो पहले कुछ ज़्यादा आइडिया तो नहीं था जब तैयारी स्टार्ट किया था। राइट फिर धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं देखा, राइट। आपसे थोड़ा थोड़ा वहाँ से जानकारी मिली कि हमें कैसे कैसे किस सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना मैं क्योंकि इस पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखा था, क्योंकि मैं भी रिसर्च जी। करता रहता हूँ, तो उस एग्ज़ाम के बारे में मेरे को बड़ा आसान होता है जिसके पहले से ही पता होता जी है। जी जी तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो कुछ इसके, क्योंकि पहले यूपीएससी तो नहीं कराया था, जी तो इनका खुद ESIC खुद एग्ज़ाम ये इस तरह के कराए हुए थे 2011 वगैरह में जी समझिए। जी तो उसका मैंने आप लोगों को ब्यौरा भी दिया था। जी, तो जी। वहाँ से, तो क्या एक बच्चों का मिथ है कि यूट्यूब से पढ़ाई करके सिलेक्शन हो सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, बस बच्चों को थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा। डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जी और एक मेरा सवाल है आपसे कि आप सिलेक्शन जीत चुके हैं, जी तो आज के दौर में दो तरह की कोचिंग का मोड है बच्चे के पास, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। तो आपका ओपिनियन, आपकी राय क्या कहता है, और किस बच्चे को ऑफलाइन में जाना चाहिए, किस बच्चे को ऑनलाइन? सर ऑनलाइन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कॉस्ट पे हमें कोर्स भी मिल जाता है। राइट। और उसको कहीं भी रह के आदमी तैयारी कर सकता है। ओके। और ऑफलाइन, और मैं तो यहाँ भी बच्चों को बोलता रहता हूँ कि जैसे अगर किसी का फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है, जी पैसे की दिक्कत नहीं है, तो मे बी वो ऑफलाइन कोचिंग कर सकता हाँ, है। कर सकते हैं। हाँ, बट अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है है तो और ऑनलाइन लेके कर सकते हैं। यहाँ पे तो रिकॉर्डेड कंटेंट भी रहता है जी तो सो दैट कि अगर आप अनलिमिटेड टाइम उसको रिपीट कर सकते हैं कंटेंट को, जी जी सो दैट कि चूँकि मैं तो ऑफलाइन का स्टूडेंट रहा हूँ अपने समय में, जी तो और कुछ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली पढ़ाई की एक सबसे सटीक रणनीति, जी देखो हर किसी के पढ़ने की अपनी अपनी रणनीति होती है। मैं आपको बोलूं कि एक बच्चे को आइडियली यस सर। क्या शेड्यूल बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जिससे कि और कितने टाइम का टारगेट देना चाहिए जी जी कि उसका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हालांकि इस एग्ज़ाम में तो नॉन टेक नहीं आया होगा, Yes, sir. बट मल्टीपल एग्ज़ाम आपने दिया है तो ऑब्वियस बात है नॉन टेक भी Yes, sir. तैयार किया होगा। तो कैसे पढ़ाई किया जाए, बच्चा क्या शेड्यूल होना चाहिए? सर पहले तो एक एग्ज़ाम हमारा टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। Right. सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके हमें PYQs लगानी चाहिए अच्छे से, और 2-3 बार लगानी चाहिए कम से कम। उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज पे आना चाहिए। टेस्ट सीरीज को हम अच्छे से अटेम्प्ट करें एज अ रियल एग्ज़ाम की तरह। तो सर ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। अगर इनकेस उस एग्ज़ाम में हम रह जाते हैं किसी वजह से, या मान लीजिए कुछ मार्क्स से, तो हमें पैनिक नहीं करना है, हमें कंटिन्यू इस चीज़ को अगले एग्ज़ाम में लगाना है। और हर एग्ज़ाम में जो फेलियरिटी मिलेगी उससे हमें प्रॉपर एनालाइज करके सीखना है, और उनकी कमियों को नोट करना है एक, और कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होके हमारा किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो यार आजकल बच्चे एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं जी कि सर। कई सारे एग्ज़ाम देते जाते हैं, जी बट हर एग्ज़ाम की एनालिसिस नहीं करते हैं। तो क्या आप अपनी जर्नी में ऐसा आपने किया है क्या कि जितने एग्ज़ाम में आपको फेलियर मिला है जी उसमें हर एग्ज़ाम की से कुछ सीखा हो, इस Yes, तरह की sir. जर्नी आपकी थी क्या? हाँ सर, जिस एग्ज़ाम में रह जाता था उसको हम प्रॉपर एनालाइज करते थे, और किस सब्जेक्ट में हम वीक रहे हैं, कहाँ पे हमें एरियाज हमारे लो हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ है, हाइड्रोलिक मशीन पार्ट हम छोड़ देते हैं जनरली, तो किसी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन उसके आ जाते हैं। तो जो भी एरियाज हमारे वीक हैं उनको हमें इम्प्रूव करते रहना है टाइम टू टाइम। हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को इम्प्रूव करते रहना है, एग्ज़ाम देते रहना है, सीखते रहना है, और सक्सेस मिल जाएगी सर। तो मॉक टेस्ट का रोल सिलेक्शन में क्या होता है? मैं अगर बोलूँ तो आपको क्या लगता है एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए? सर मॉक टेस्ट से एक तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। विद इन टाइम हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाते हैं। राइट। और मॉक टेस्ट से हम कौन से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, ये भी सीखने को मिलता है। राइट। क्योंकि हर क्वेश्चंस को हम अगर अटेम्प्ट करेंगे तो हम निगेटिव में ही जाएंगे। राइट। तो हर एग्ज़ाम का अपना अपना अलग अलग है। किसी एग्ज़ाम में
कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। किसी में पता चलता है कम अटेम्प्ट करने पे ही हमारा ज़्यादा बेनिफिट है, किसी में 1/4 की नेगेटिव होती है, किसी में 1/3 की। तो अगर ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा 1/3 में तो बहुत कम नंबर हो जाएंगे फिर। हाँ, ऑब्वियस बात है, क्योंकि 1/4 में तो थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। यस सर। 1/3 में तो बहुत टफ हो जाता यस है। सर। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा जर्नी ये पूछूंगा कि मॉक टेस्ट का हो गया, कितने घंटे एक आइडियली बच्चों को पढ़ना चाहिए अगर मैं बोलूँ तो? सर 7 to 8 आवर्स अगर अच्छे से किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें सेल्फ स्टडी इंक्लूड है या कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों इंक्लूड है? अगर जैसे कोई कोचिंग नहीं कर रहा है, केवल हाँ। सेल्फ स्टडी कर रहा है तो 7 to 8 आवर्स सही है। तो इट मीन्स और कि अगर कोचिंग के साथ अगर पढ़ रहा है तो 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के इंटरव्यू जर्नी अगर मैं बोलूं जी। तो इंटरव्यू में अगर बच्चा जाना चाहता है तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं? क्या उनका 5 दिन जो इंटरव्यू चला था उसमें क्या क्रोनोलॉजी था? सर इंटरव्यू के लिए एक तो जिस भी एग्ज़ाम का हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एटलीस्ट उस एग्ज़ाम के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, इधर उधर से रिसर्च करके या कोरा से देख के जो ऑलरेडी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो क्या मतलब उनसे क्या पूछा गया था, किस तरीके से मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन शूट किए जाते हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। राइट। तो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के हिसाब से हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपको इंटरव्यू में जो पूछा गया है जी। जनरली किस तरह के सवाल पूछे गए थे, जी। उसमें टेक्निकल इंक्लूड था या फिर एक जनरल जो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस बेसिक इंट्रोडक्शन या आपका आईक्यू चेक करते हैं एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, या टेक्निकल डोमेन में गए थे आपके? सर पहले तो हमारे होम टाउन से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछे, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछे, यूपी ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करा रहे थे कि क्यों पीछे है, क्या रीजन है, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और फिर जो हमारे चेयरमैन सर थे, यूपीएससी के चेयरमैन भी इसमें इन्वॉल्व थे? यस सर। ओके, गुड, बहुत तो अच्छा। वो थोड़ा सा मतलब दिल्ली में जैसे वाटर का जैसे थोड़ी सी ही रेन होती है तो वाटर लेवल तुरंत राइज कर जाता है, तो उसका रीजन पूछे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में थोड़ा अपना जनरल व्यू बताइए। उसके बाद सर टेक्निकल पे मेरा स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू मेरा लगभग 35 मिनट टेक्निकल ही चला। तो ये एक दिन की जर्नी है? यस सर। तो उसमें 5 दिन में क्या मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स का था ना। अच्छा, पूरा अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग दिन में हुआ होगा। जी। मतलब एक बच्चे से करीब 35-40 मिनट का इंटरव्यू हुआ है? यस सर। ठीक है। तो उसमें मेनली बेसिक होम टाउन से पूछने के बाद एक जनरल, फिर उसके बाद टेक्निकल में घुस गए थे? जी, ये मेरे साथ था, बाकी अलग अलग हाँ, स्टूडेंट्स के ठीक साथ है, अलग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बोलूँ कि एक आइडियली बच्चों को कौन सा ऐसा फैक्टर है, आपको कौन सा फैक्टर मोटिवेट किया कि नहीं यार इस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है? सर ये चीज़ हर एग्ज़ाम के साथ होना चाहिए। जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो हर एग्ज़ाम के साथ ये होना चाहिए माइंडसेट कि इस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है और उसके लिए हमें 100 देना भी चाहिए। हम अगर फेल हो जाते हैं तो अलग बात है, उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा ही जो अगले एग्ज़ाम में काम आएगा। राइट। तो किसी एक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, सब एग्ज़ाम के लिए अपना 100 देना है। यार एक बहुत सारे बच्चे कॉमनली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने जाते हैं आधे अधूरे मूड से। यस सर। ठीक है, अभी तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम दे देते हैं। जी। तो क्या आपका ओपिनियन है, जैसे कि मैं तो एज ए स्टूडेंट था तो मैं ये हमेशा सोच के जाता था कि ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, मैं इसके बाद नहीं दूंगा पेपर, जी। मैं अपना बेस्ट एफर्ट से जाऊंगा। इसमें 2 थ्योरी है। कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है कि नहीं यार अगर मेरी तैयारी नहीं है तो एटलीस्ट मुझे सीखने को मिलेगा। तो आपका क्या परसेप्शन है ऐसे बच्चों को लेकर के, क्या आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम देने जाएँ तो क्या माइंडसेट से जाएँ? सर माइंडसेट यही होना चाहिए कि हमें सिलेबस पूरा कवर करके जाना चाहिए। ये जो बच्चे मतलब ऐसे जाते हैं कि चलो दे आते हैं, या तो उनका सिलेबस नहीं हुआ रहता है, इस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो वो प्रॉपर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो इस वजह से माइंड में आता है जब ये जो की पॉइंट्स हैं हमारे, अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाए अच्छे से, PYQs अच्छे से लगा लिया जाए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लिया जाए और सिलेबस को कवर कर लिया जाए, तो ये चीज़ दिमाग में आएगी ही नहीं कि हम चलो बिना मन के दे देते हैं। तो वो अपना 100 देता ही है स्टूडेंट। अब अगर किसी वजह से 1-2 मार्क्स से रह जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये इस माइंडसेट से वो एग्ज़ाम नहीं देगा कि चलो हम ऐसे ही दे आते हैं। तो मतलब वैसे स्टूडेंट्स को देना नहीं चाहिए मतलब आपके अकॉर्डिंग? जाओ देने तो एकदम बेस्ट दे के जाओ। हाँ सर, ये ज़रूरी है। ठीक है।
अच्छा, रिवीजन कैसे करते हैं? जैसे आइडियली एक चीज़ होता है कि इतना सारा 8 से 10 सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं, 4 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के हैं, तो मैं अगर बोलूँ कि इतना इंटायर सब्जेक्ट को 2 घंटे में जब वो आपका जज करते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिव में होता है तो हमें कुछ ना कुछ लिख करके चले आना होता है। इसमें हर ऑप्शंस बड़े क्लोज होते हैं, एक आप थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आपके कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग में हुई तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो रिवीजन कैसे करें बच्चे आपके अकॉर्डिंग? सर रिवीजन के लिए हमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है। जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमें वर्क ज़्यादा करना है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो चीज़ें हमारी पहले से मजबूत हैं उस पे बार बार उसी को पढ़ना, ये उससे बेटर है कि उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाए, उसके कंसेप्ट्स को और इम्प्रूव किया जाए, और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं पहले उनके कंसेप्ट बिल्डअप किया जाए, उसको अच्छे से कवर किया जाए। नहीं, मेरा सवाल है कि अगर 1 सेकंड के लिए एक बच्चा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर लिया है जी और अच्छी कोचिंग से ऑफलाइन या ऑनलाइन में पढ़ लिया जी, तो वो बच्चा उन सारे कंटेंट को कैसे एग्जाम तक लेकर के जाए विथ 90% एक्यूरेसी के साथ? सर रिवीजन की क्या तरीका होता है उसके लिए? सर जैसे एक बार PYQ वगैरह लगाने के बाद हमें शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए हर सब्जेक्ट से। राइट। तो हमें क्या करना है कि जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करें तो शॉर्ट नोट को एक बार गो थ्रू कर लें, उसके बाद टेस्ट में बैठें, जिससे क्या है कि हमें मैक्सिमम चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। अगर टेस्ट में हमें कुछ नया मिलता है तो उसको हमें ऐड ऑन कर लेना है तुरंत, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। पूछना चाह रहा था क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट किए। जी जी। तो शॉर्ट नोट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे पेपर लास्ट मोमेंट में छोड़ देते हैं या सब लगता है उनको मैस हो गया है। जी जी। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को गाइडन करूँगा कि रिवीजन हमेशा फ्रीक्वेंट होना चाहिए जी, क्योंकि जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि डे में एक टाइम आपका निर्धारित होना चाहिए रिवीजन्स के लिए जी, और साथ में वीक में, मंथ में, और फिर उसके बाद जैसा जैसा आपका टारगेट है 2-3 महीने के बीच में, मतलब ऐसा होता है ना ये रिवीजन सप्ताह है। जी जी, तो उस तरह से कर सकते हैं। जी। अच्छा, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जी। चूँकि मैं जो स्टूडेंट्स में आपसे पूछूं कि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे उनका कॉन्सेप्ट एक चैप्टर कंप्लीट हो गया जी जी, तो क्वेश्चंस पिक करते हैं, क्वेश्चंस का सलूशन नहीं है सीधे देख लेते हैं। जी। तो इस वाले अप्रोच से बच्चों को ये नहीं पता चलता कि यार उनकी कॉन्सेप्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, जी, बना तो ठीक है, नहीं तो पीछे आंसर देख करके सीधे अपने आप को जस्टिफाइड कर देते हैं कि यार एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा। जी सर। बट आपकी क्या राय है कि एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का एक परफेक्ट तरीका क्या है जिससे बच्चे को एक्चुअल में पता चले कि यार आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं सीखा? यस सर, इसके लिए पहले जैसे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं तो पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अब उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे ना जाके पहले उस कंसेप्ट को हम पढ़ें, कहीं से भी अपना बुक से या कहीं से भी हम उसको पहले क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा भी अगर एग्ज़ाम में घुमा दिया तो फिर वो नहीं बनेगा वहाँ पे। अगर हम सॉल्यूशन देख के एज इट इज़ तो हमें क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस तो बदल के आ ही रहे हैं, और आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है काफ़ी, क्वेश्चंस पर नए नए आ रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, पहले हमें क्यों नहीं बन रहा है ये हमसे, हमें इसमें क्या कमी है, पहले उसको हमें पढ़ना है, वहाँ से सीख के फिर हमें अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है या उसमें कुछ नया क्वेश्चन कंसेप्ट है तो हम देख लेते हैं फिर उसमें ऐसा क्या नया है, तब सॉल्यूशन में हमें जाना है। मेन बात मतलब ये है कि मोटा मोटा सॉल्यूशंस पे ना जा करके क्वेश्चंस को प्रॉपर मन से सॉल्व करना है। इन केस अगर आपका क्वेश्चंस नहीं बनता है जी तो आप उसके कॉन्सेप्ट पकड़ बनाइए। जी जी। और यहाँ पे तो मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, हालांकि बड़ा टफ होता है वो चीज़ को, टेक्निक को फॉलो करना जी। कि जैसे आपका एक चैप्टर कंसेप्ट कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस एज ए टेस्ट दो। आप टाइम वॉच लगा दो, जिससे कि एक चैप्टर में अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे से, तो 15 क्वेश्चन को 10 मिनट में, हार्ड भी 5 मिनट में सॉल्व करो। देन आप ये देखो कि यार 15 में आपका कितना सही हुआ। अगर आपको लगता है कि ये भी कर सकते हैं सर, जैसे कि आपको हर एक चैप्टर एज अ टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको अपनी स्पीड पता चलेगी, एक्यूरेसी पता चलेगी, टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा, और अच्छे क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है उसको आप एज ए नोट बना सकते हैं, एक रिमार्क रख सकते हैं कि यार ये वाला अच्छा क्वेश्चन हमारा पहली बार में गलत हुआ है,
तो आप उसको एक जगह रख दोगे तो Yes, दोबारा, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो हम गलत कर बैठते हैं। यस सर। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जब प्रैक्टिस करता है तो वही क्वेश्चंस आंसर देख करके अपने आप को जस्टिफाइड कर देता है कि हाँ, ये कि एग्जाम में आएगा तो हम कर कर लेंगे, लेंगे, वहाँ लेकिन गलत वहीं हो पे जाता गलत हो जाता है उसका। यस तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो अपने थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है Yes, और मम्मी पापा का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में या घर वालों का? सर पिताजी मेरे फार्मर हैं हम्म, और हम 2 भाई एक सिस्टर हैं। हम्म, तो हमने स्कूलिंग अपना होम टाउन से किया है, राइट अकबरपुर से। राइट राइट अकबरपुर यूपी, अम्बेडकर नगर में। हाँ, अम्बेडकर। यस सर। उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन किया। हम्म, 2019 में बीटेक पास आउट हुआ। राइट। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम्म, फिर धीरे धीरे अपना रास्ता दिखता गया, काम करते गए उसमें। ठीक है ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ें आशीष। यस एंड मेरी तरफ से इंजीनियर अड्डा परिवार की तरफ से आपको आपके सिलेक्शंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एंड आप लोगों को भी अगर कोई डाउट होगा किसी भी तरह का, एज ए देखिए ये सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको एज ए मेंटर एक गाइड भी करते रहेंगे हमेशा आप लोगों को। एंड वीडियो के नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप लोग आस्क करिएगा फ्री होकर के, फ्री माइंड से। ये भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे। एंड इस परिवार का सदस्य बनिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोटिवेटिंग स्टोरी आप लोगों के बीच में हम लाते रहेंगे। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।